नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। दोस्तों, मेरा नाम जसप्रीत सिंह जौहर और मैंने 2003 में सीए क्वालिफाई किया था। 2003 में सीए क्वालिफाई करने के बाद से मैं अब तक सीए, सीएस, सीएमए और बीकॉम के स्टूडेंट्स को टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इन पिछले 15 सालों में मैंने सिर्फ टैक्स ही पढ़ाया और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। इवन दो अपनी पढ़ाई के दौरान अपने स्टूडेंट करियर में मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन आज क्योंकि पिछले 15 सालों से सिर्फ टैक्स पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ाया, तो मैं जो भी मैंने खुद एज ए स्टूडेंट पढ़ा था वो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ क्लास के अंदर शेयर करूंगा। पिछले 15 सालों में भगवान ने बहुत कामयाबी दी है। 3 बार सीए में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर्स मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। इस बार हाल फिलहाल में जो सीए का मई 2018 का रिजल्ट आया था, उसके अंदर भी फर्स्ट रैंक होल्डर दीपा, थर्ड रैंक होल्डर पार्थ, ये दोनों मेरे ही स्टूडेंट थे सीए के। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से कंपनी सेक्रेटरी में भी भगवान ने बहुत कामयाबी बख्शी है। लगभग 2 साल पहले साहिब दीप सिंह नाम का एक स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव में 2nd रैंक स्कोर किया था और वो भी मेरे ही स्टूडेंट थे। दोस्तों, इसी प्रकार से बीकॉम में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे को दिए हैं और इसी प्रकार की मैं उम्मीद अब आप सबसे भी करूंगा कि आप लोग भी कंपनी सेक्रेटरी में मेरे को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये जो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ये दोनों का एक टीम एफर्ट आता है। एज ए टीचर मैं आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दूं, एज अ टीचर मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, एज ए स्टूडेंट आप ईमानदारी से उसको पढ़ें, आप ईमानदारी से उसको याद करें, ईमानदारी से एग्जाम के अंदर आप उसको लिख के आएँ। ये दोनों का टीम एफर्ट होगा, लेकिन इस टीम के एफर्ट के अंदर ज्यादा रोल आपका रहेगा, बहुत कम रोल मेरा रहेगा। मेरे बच्चे, मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको अपना नाम और आपको अपना टेलीफोन नंबर दे रहा हूं। मेरा नाम सीए जसप्रीत सिंह जौहर, सीए जसप्रीत सिंह जौहर, और मेरा मोबाइल नंबर है 8010921000। आप इस मोबाइल नंबर के ऊपर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा अगर आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं। तो आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, आपके कोई भी डाउट्स अगर होंगे तो मैं इस नंबर के ऊपर आपके कॉल्स रिसीव करके आपको आपके व्हाट्सएप के आंसर करके आपके सारे डाउट्स को मैं दूर कर दूंगा। हम लोग यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्लासेस कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्लासेस कर रहे हैं, जहां पे हमारा एग्जाम होगा दिसंबर 2018 में, या फिर हमारा एग्जाम होगा जून 2019 में। मेरे बच्चे, ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनेगा। बहुत बहुत ईमानदारी से आपको एक बात बता रहा हूं कि हमारा जो सीए का सिलेबस है और जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी का सिलेबस है, मेरे बेटा, वो 100% एग्जैक्ट सेम सिलेबस है। ना सिर्फ इतनी बात, जो सीए और सीएस के सिलेबस में जो टफनेस है वो भी सेम है। चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी लगभग एक जैसे ही आते हैं। सीए के कई बार ऐसा देखा गया है कि सीए के क्वेश्चंस बाद में कंपनी सेक्रेटरी में रिपीट हो जाते हैं। आप सबको बड़े अच्छे से पता है ये बात कि सीए का एग्जाम होता है मई में और कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम होता है जून में। तो मई में जब सीए का एग्जाम हो गया, उसके बाद जब जून में कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम होता है, तो कई बार जून के कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछना जाता है जो मई के सीए के एग्जाम के अंदर आया था।
इसी प्रकार से जब नवंबर का एग्जाम होता है सीए का, तो उसके बाद दिसंबर में एग्जाम आता है कंपनी सेक्रेटरी का। बहुत बार दिसंबर एग्जाम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो सीए के एग्जाम में आया हुआ है नवंबर में। दोस्तों, इस कारण से, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली, कि सिलेबस एंड द टफनेस एंड द एक्सपेक्टेड लेवल इज सेम फॉर सीए एंड फॉर सीएस। तो चाहे आपके दोस्त यार सीए कर रहे हैं या आप सीएस कर रहे हैं, आप किसी भी लिहाज से अपने आप को कम मत मानिएगा या सीए वाले दोस्तों को ज्यादा मत मानिएगा। आप दोनों के लिए लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड इज एग्जैक्टली सेम, सिलेबस भी सेम है। आइए जरा एक बार हम लोग अपना सिलेबस नोट कर लें। आपका जो टैक्स लॉस का एग्जाम है, इस टैक्स लॉस के एग्जाम के अंदर आपको 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। टैक्स लॉस के एग्जाम में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। ये 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक आपके पास होगा इनकम टैक्स, तो दूसरा आपके पास होगा इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों 50-50 नंबर के हैं। इनकम टैक्स 50 नंबर का है। इनडायरेक्ट टैक्स में फिर आगे 2 लॉज हैं। एक होगा जीएसटी, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब इतने समझदार हैं, आप सबको फुल फॉर्म ऑलरेडी पता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा है कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स 50 नंबर का है, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के 50 नंबर के हैं। एग्जाम के लिए दोनों की क्या क्या वेटेज है हमें एग्जामिनर ने नहीं बताई है, या हमारे सीए कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ने नहीं बताई है, लेकिन एक अंदाजा है कि लगभग 40 नंबर जीएसटी का आएगा और लगभग 10 नंबर कस्टम में से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ये सब कुछ करना होगा। अब इस इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, कस्टम के अंदर हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ाई करने हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। आइए पहले एक बार इनकम टैक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स में आप लोगों ने जो पढ़ाई करनी है, इनकम टैक्स में जो आपने पढ़ाई करनी है उसका सिलेबस क्या है। इसके अंदर जो चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं, उसमें पहला चैप्टर हम लोग करेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस के नाम से पहला चैप्टर हम लोग करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। दूसरा चैप्टर विल बी रेसिडेंशियल स्टेटस। तीसरे चैप्टर का नाम होगा टैक्स कैलकुलेशन। इसी प्रकार से मेरे बेटा चौथे चैप्टर का नाम होगा एग्रीकल्चर इनकम। पांचवा चैप्टर जो हम लोग करेंगे, और इसी सीक्वेंस में हम लोग क्लासेस करेंगे, याद रखिएगा, वी विल फॉलो दिस सीक्वेंस ओनली। जिस सीक्वेंस में मैं आपको लिखवा रहा हूं, यही सीक्वेंस हम लोग फॉलो करते हुए आगे चल जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम के बाद हम लोग एक सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैप्टर करेंगे सैलरी। उसके बाद हम लोग चैप्टर करेंगे डिडक्शंस। फिर हम लोग करेंगे चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे चैप्टर बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद हम लोग चैप्टर करेंगे कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के बाद हम लोग चैप्टर करेंगे अदर सोर्सेज। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है क्लबिंग ऑफ इनकम्स, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, tax deducted at source,
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इवन दो ये चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सिर्फ कुछ चैप्टर्स ही बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन ये बहुत सारे हैं, गिनती में ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देन वी हैव exempted incomes, exempted incomes, income tax return, assessment proceedings, assessment proceedings, डबल टैक्सेशन, या लिख देता हूं टैक्स मैनेजमेंट, एंड टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, taxation of various entities, taxation of various entities। तो लो जो बेटा, इस तरह से हमारे पास ये सारे चैप्टर्स इनकम टैक्स के चैप्टर्स बन जाते हैं। और इनकम टैक्स में ये सब कुछ आपको करना होगा सिर्फ 50 नंबर के लिए। देखिए कितनी हैरानगी और कितनी स्ट्रेंज बात है, ऑल दिस हैज टू बी डन ओनली फॉर 50 मार्क्स। सिर्फ 50 नंबर के लिए हमको ये सब कुछ करना होगा। इसी को बेटा हम लोग कंटिन्यू करें तो इसके बाद जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों को करना होगा सब्जेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लोग करेंगे। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी का नाम भी देते हैं, इस जीएसटी में अगेन हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग करेंगे? 12 चैप्टर्स हमारे टोटल सिलेबस में हैं। 12 नहीं, इनफैक्ट 13 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं। कौन कौन से 13 चैप्टर्स हैं? पहला बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये हम लोग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग करेंगे चार्जिंग ऑफ जीएसटी, या आप चार्जिबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। तीसरा हम लोग करेंगे नेचर एंड मीनिंग ऑफ जीएसटी, नेचर एंड मीनिंग ऑफ जीएसटी सप्लाई, या ऐसे लिख देना नेचर एंड मीनिंग ऑफ सप्लाई। फोर्थ चैप्टर हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। फोर्थ चैप्टर विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिफ्थ चैप्टर विल बी एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। Sixth chapter will be composition scheme. Seventh chapter will be time of supply. ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं, लिख लीजिए आराम से। Eighth chapter is place of supply. 8 चैप्टर हो गए टोटल। हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं इस जीएसटी के अंदर जो हम लोगों ने करने हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन स्कीम, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ द सप्लाई, मीनिंग ऑफ द सप्लाई, चार्जिंग ऑफ जीएसटी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 हम लोग लिखेंगे। चैप्टर नंबर 9 इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जिससे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आईटीसी।
चैप्टर नंबर 10 हम लोग करेंगे यहां पे, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। 11th हम लोग करेंगे इनवॉइस अंडर जीएसटी। 12th हम लोग करेंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर जीएसटी। 13th चैप्टर जो हमारा होगा, आखिरी चैप्टर होगा, दैट विल बी पेमेंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट ऑफ जीएसटी। मेरे बेटा, इस प्रकार से आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आ जाते हैं। ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को अपने कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए करने हैं, चाहे आपका एग्जाम दिसंबर 18 में हो या आपका एग्जाम जून 2019 में हो। मेरे बच्चे, फिर से मेरी बात के ऊपर यकीन रखिएगा, मेरी बात के ऊपर भरोसा रखिएगा। आपका जो भी सिलेबस है सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का, दैट इज सेम व्हेन वी कंपेयर इट विद सीए। लेवल ऑफ टफनेस भी सेम है, जो कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे सेम हैं। हाँ, ईमानदारी से एक बात और बता रहा हूं, कंपनी सेक्रेटरी का सिलेबस ज्यादा है एज कंपेयर टू सीए व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ चैप्टर्स। सीए के मुकाबले में नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके ज्यादा हैं, सीएस में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हैं। सीए में इनफैक्ट, एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दे दूं, एक चैप्टर आप लोगों ने अभी लिखा जीएसटी के अंदर, आपने एक चैप्टर का नाम लिखा है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको हैरानगी होगी जान के, ये प्लेस ऑफ सप्लाई नाम का चैप्टर सीए के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के आपके सिलेबस के अंदर है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आपका सिलेबस ज्यादा है, सीए का सिलेबस कम है, बट द लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड, द लेवल ऑफ टफनेस फॉर बोथ इज एग्जैक्टली सेम। आई विल लव टू सर्व यू। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को सर्व करूं। आई विल लव टू सी यू इन द क्लास, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थोड़ी देर में हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा इनकम टैक्स का जो होता है वो होता है डेफिनेशंस का। लेकिन डेफिनेशंस के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बेस बनाने वाली बातें करूंगा। एक्ट क्या होता है, एक्ट बनता कैसे है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सेंट्रल एक्ट क्या होता है, स्टेट एक्ट क्या होता है, हमारे कंपनी सेक्रेटरी में सेंट्रल एक्ट है, स्टेट एक्ट है, कौन सा एक्ट है, साथ साथ में जम्मू कश्मीर का क्या रोल है, ये सारी की सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द क्लास। हाँ जी बेटा, तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों को अब यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज रिगार्डिंग बेसिक इंट्रोडक्शन। और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये मैं आपके साथ अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसको बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे एग्जाम में इस बेसिक इंट्रोडक्शन में से एग्जामिनर कुछ पूछेगा, इसके चांसेस, इसके प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो, चांसेस बहुत बहुत कम हैं। लेकिन उसके साथ साथ में एज अ स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन हम लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको ये सारी बातें यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका नाम मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया। लेकिन मैं इनकम टैक्स एक्ट अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं इनकम टैक्स एक्ट से पहले कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई एक्ट होता क्या है, व्हाट इज एन एक्ट। एक्ट हम लोग किसे कहते हैं, एक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन एक्ट। तो लिखेंगे बेटा, एक्ट वर्ड का मतलब क्या है। एक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स, regulations
or you may say a law which is made by an authority to govern the society. तो मेरे बच्चे याद रखिएगा हमेशा, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है एक अथॉरिटी के द्वारा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं एक अथॉरिटी के द्वारा, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उस लॉ को जो एक अथॉरिटी ने बनाया उसको हम लोग बोलते हैं एज एन एक्ट. और याद रखना हमेशा, दिस इज ऑलवेज मेड टू गवर्न द सोसाइटी. सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए ये कानून, ये लॉ बनाया जाता है. दूसरा कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ एक्ट्स. टाइप्स ऑफ एक्ट. हमारे पास जो कानून है वो कितने प्रकार के हमारे पास कानून हैं, जो हमारे पास एक्ट होंगे वो एक्ट कितने प्रकार के एक्ट होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. एक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो याद रखना हमेशा, जितने भी हमारे कानून हैं, हमारे देश में जितने भी कानून हैं, और आप लोगों ने जितने भी कानून अभी तक पढ़े हैं, अच्छा जरा रिकॉल करते हैं आपने अभी तक कौन कौन से कानून पढ़े हैं. आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में या सीपीटी लेवल पे पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने वहां पे पढ़ा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपने वहां पे पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट. यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और इस प्रकार के और बहुत सारे एक्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं. ये जो सारे के सारे एक्ट हैं, इन सभी एक्ट्स को दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ये सभी के सभी एक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं. एक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से दो प्रकार के एक्ट्स होते हैं हमारे पास? पॉइंट ए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एक्ट, और पॉइंट बी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट एक्ट. तो एक्ट हमेशा दो प्रकार के, एक होगा आपका सेंट्रल एक्ट, तो दूसरा होगा आपका हमेशा स्टेट एक्ट. सेंट्रल एक्ट की बात करते हैं. सेंट्रल एक्ट इज लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and approved by President of India. मेरे बेटा ध्यान देना, जितने भी सेंट्रल एक्ट होंगे वो सारे के सारे सेंट्रल एक्ट बनाएगा कौन? सारे के सारे सेंट्रल एक्ट बनाने का काम पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. जब मैंने कहा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस आ जाएंगे, लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया. साथ साथ में सेंट्रल एक्ट का अप्रूवल कौन देगा? सेंट्रल एक्ट का अप्रूवल देगा लास्ट अथॉरिटी, द फाइनल अथॉरिटी, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेंट्रल एक्ट will be applicable. Central Act will be applicable to whole of India. सेंट्रल एक्ट बनेगा तो वो बनने के बाद लागू कहां पे होगा? सेंट्रल एक्ट बनने के बाद वो सेंट्रल एक्ट लागू होगा द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में वो वाला कानून लागू होगा. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न आ गया होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न यह आया होगा कि सर आपने कहा कि कानून पूरे इंडिया में लागू होगा, क्या जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा? हाँ मेरे बेटा, बिल्कुल हाँ, जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा. लेकिन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमारे कुछ और डिस्कशंस हैं, कुछ और बातें हम लोगों को सीखनी होंगी, जो कि मैं आपको अभी 5 या 10 मिनट के बाद सिखाऊंगा. लेकिन अभी के लिए आप इतनी बात मान के चलिए that central acts are applicable to whole of India. आगे चलेंगे, यहां पे स्टेट एक्ट्स के बारे में लिखेंगे. स्टेट एक्ट
State Act is a law. State Act is a law which is made by. State Act is a law which is made by Legislative Assembly. Which is made by Legislative Assembly of the state and approved by the President of India. Oh, I'm sorry. And it is approved by the Governor of the state. Governor of the state. मेरे बच्चे याद रखिएगा, जो स्टेट एक्ट होगा, ये स्टेट एक्ट बनाएगा कौन? ये स्टेट एक्ट बनाएगा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। मेरे बेटा, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल उसी प्रकार से स्टेट के अंदर हमारे पास होता है विधानसभा एंड विधान परिषद। जब विधानसभा और विधान परिषद ने कानून बना दिया, अप्रूवल दे दिया, तो उसके बाद वो कानून जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास। जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल एक्ट के अप्रूवल देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गवर्नर स्टेट एक्ट के अप्रूवल देते हैं। गवर्नर साहब ने एक बार स्टेट एक्ट का अप्रूवल दे दिया, और वैसे ही प्रेसिडेंट साहब ने एक बार अप्रूवल दे दिया। किस चीज का? प्रेसिडेंट साहब ने एक बार अप्रूवल दे दिया फॉर द सेंट्रल एक्ट, तो वो कानून बन जाता है। लेकिन ध्यान देना, कानून अभी लागू नहीं हुआ, कानून अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कानून को भी लागू करना है, कानून को भी इंप्लीमेंट करना है। कानून लागू कैसे होगा, कानून इंप्लीमेंट कैसे होगा, वो नेक्स्ट स्टेज पे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां तक एक छोटी सी हम लोग समरी बना लेते हैं। यहां तक एक छोटी सी हम लोग समरी बना लेते हैं। यहां तक हम लोग छोटी सी समरी बना लेते हैं चीजों को समझने के लिए। हमारे पास एक्ट दो प्रकार के होंगे। हमारे पास एक्ट दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार के एक्ट होंगे? एक होगा सेंट्रल एक्ट, तो दूसरा होगा हमारे पास स्टेट एक्ट। सेंट्रल एक्ट कौन बनाएगा? सेंट्रल एक्ट बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जब हमने कहा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस आ जाएंगे। कौन कौन से दो हाउसेस आ जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम लोग स्टेट एक्ट की बात करें, तो स्टेट एक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगा, और ये कानून लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनाएगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दो हाउसेस होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं विधानसभा, विधान परिषद। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, बिल्कुल वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद। जब एक बार लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, द प्रेसिडेंट, और इसी प्रकार से गवर्नर यहां पे अप्रूवल देगा, तो द गवर्नर। और मेरे बेटा, जब ये दोनों के दोनों इसको अप्रूवल दे देंगे, तो ये बन जाएगा एक्ट। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा एक्ट होगा? ये सेंट्रल एक्ट होगा, और जो कि अप्लाई होगा पूरे इंडिया में। गवर्नर साहब जब अप्रूवल देंगे, तो एक्ट बन जाएगा, और इस एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इस एक्ट को हम लोग बोलेंगे द स्टेट एक्ट। ठीक है जी। तो मैंने आपको साथ साथ में समरी भी बना के दे दी है। अब यहां पे एक मन में प्रश्न आ गया कि साहब, कानून तो बन गया, क्या इस कानून को इंप्लीमेंट, लागू भी कर दे? हाँ, लागू भी करना है। कानून इंप्लीमेंट कैसे होता है, कानून लागू कैसे होता है, वो मैंने आपको बताना है। बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनने का मेरे बेटा।
आप लोग रिकॉल करो, जिस दिन आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था, या फॉर दैट मैटर सीपीटी का रिजल्ट जिस दिन आपका आया था, तो बताइए क्या आप सबके पास सीए इंस्टीट्यूट के किसी ऑफिसर का फोन आया था बताने के लिए कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आप पास हो गए? आंसर इज नो। आपके पास किसी भी सरकारी कर्मचारी का सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिसर का फोन नहीं आया था। क्या आप लोगों के पास कोई कॉल आया था? नहीं। कोई एसएमएस आया था? नहीं। कोई व्हाट्सएप आया था? नहीं। कोई चिट्ठी आई आपके घर पे बताने के लिए कि आप पास हो गए? नहीं। मार्कशीट आई है, लेटर नहीं आया फेल या पास के लिए। तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि आप पास हुए, या आपके कुछ दोस्त ऐसे रहे होंगे जो पास नहीं हुए? कैसे पता चला? उसका एक सिस्टम है, उसका एक तरीका ये है। तरीका ये है कि हमारे सी इंस्टीट्यूट की अपनी एक वेबसाइट है और उन्होंने अपना सारा का सारा रिजल्ट इस वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर दिया, HOST होस्ट कर दिया। आपने उस वेबसाइट पर जाके देखा और आपको पता चला कि आप पास हो गए। मेरे बेटा, अब सी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और वेबसाइट के ऊपर हमने उसको होस्ट कर दिया। आपने उसको देखा या नहीं देखा, ये आपकी हेडेक है। हो सकता है आपने इमीडिएटली देख लिया हो सकता है आप में से किसी ने 1 घंटे के बाद देखा हो सकता है आप में से किसी ने अगले दिन देखा हो आपका रिजल्ट क्या है। तो सी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई मेरे को इस बात की परवाह नहीं है कि आप वो देख रहे हैं रिजल्ट या नहीं देख रहे, कब देख रहे हैं कब नहीं देख रहे मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, मैंने तो साइट के ऊपर डाल दिया। मेरे बेटा, बिल्कुल इसी प्रकार से आप इस छोटे से एग्जाम्पल को एक बड़े होराइजन के ऊपर ले जाओ और वहां पे बात को समझने की कोशिश करो। जैसे ही ये एक्ट बन गया, जैसे ही प्रेसिडेंट साहब ने या गवर्नर साहब ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद इस कानून को लागू भी तो करना है। लागू कैसे किया जाए? आप ऐसे मानिए कि हमारी सरकार का अपना एक अखबार होता है और उस अखबार को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। आप ऐसे मान के चलिए, इस अखबार के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कर दी जाती है। इस एडवर्टाइजमेंट को हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं नोटिफिकेशन। मान के चलिए कि उसे बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, अखबार इज ऑफिशियल गैजेट एंड एडवर्टाइजमेंट इज अ नोटिफिकेशन। तो एक नोटिफिकेशन, एक एडवर्टाइजमेंट उस ऑफिशियल गैजेट के अंदर, अखबार के अंदर प्रिंट कर दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि साहब एक कानून प्रेसिडेंट ने बना दिया है या गवर्नर साहब ने कानून अप्रूव कर दिया है, बना दिया है। अब हमारी सरकार कहती है कि भाई आपने ये अखबार पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये आपकी हेडेक है। आपने एक बार इमीडिएटली पढ़ लिया, आपने एक बार कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद पढ़ा, ये आपकी हेडेक है। हमने तो इन्फॉर्म कर दिया था उसी दिन जिस दिन ये कानून प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव किया था। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये जो ऑफिशियल गैजेट है जिसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आया, नोटिफिकेशन आया, इसके आने के बाद ही कानून इंप्लीमेंट हो पाता है, लागू हो पाता है। अदरवाइज हमारा कानून कभी भी लागू या इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और मेरे बेटा, जल्दी से हम लोग ये वाली बात लिखेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। किसी भी कानून को अगर हमने इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट कैसे होगा? बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा बेटा। आफ्टर द लॉ इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट या बाय द गवर्नर। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट साहब के लिए कौन सा कानून होगा?
सेंट्रल एक्ट, और गवर्नर के लिए कौन सा कानून होगा? स्टेट एक्ट. आफ्टर द लॉ इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर, द जनरल पब्लिक is informed about the same. The general public is informed about the same. This information is given by issue of नोटिफिकेशन. आप नोटिफिकेशन को एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट मान के चले. बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. मेरे बेटा, ऑफिशियल गैजेट को आप एक प्रकार से सरकारी न्यूज़पेपर मान के चले. तो सरकारी न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कर दी जाती है. ये बताया जाता है जनरल पब्लिक को कि साहब प्रेसिडेंट साहब ने कानून बना दिया है, गवर्नर साहब ने कानून बना दिया है. अब इसके आगे की कहानी बहुत बहुत ध्यान से लिखना. द ईयर इन विच, जिस साल में, द ईयर इन विच, जिस साल में, द ईयर इन विच द नोटिफिकेशन, the year in which the notification is issued is suffixed to the name of act. मेरे बच्चे याद रखना, जिस साल में नोटिफिकेशन इशू होता है, जिस साल में कानून का नोटिफिकेशन इशू होता है, वो साल कानून के नाम के पीछे लिख दिया जाता है. यहां पे मैंने वर्ड लिखा है सफिक्स्ड. सफिक्स का मतलब होता है पीछे की तरफ जोड़ देना. मेरे बेटा, अगर नाम के पहले जोड़ दिया जाए, अगर नाम के पहले जोड़ दिया जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स्ड. अगर नाम से पहले जोड़ दिया जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स्ड. मेरे ख्याल से मैं आपको ये दिखा नहीं पाया, आप इसको देख नहीं पाए, इसको पूरा एक बार लिख लीजिएगा. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ये कानून इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आफ्टर द लॉ इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर, द जनरल पब्लिक इज इंफॉर्म्ड अबाउट द सेम. लिख लीजिए, मैं आपकी वेट कर रहा हूं. एक बार गवर्नर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने कानून बना दिया तो जनरल पब्लिक को उसके बारे में इंफॉर्म किया जाता है. कैसे इंफॉर्म किया जाता है? जनरल पब्लिक को उसके बारे में इंफॉर्म किया जाता है. इंफॉर्म करने का एक तरीका ऐसे मान के चलिए कि सरकारी अखबार है जिससे हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट. उस ऑफिशियल गैजेट, उस सरकारी अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट लिख दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कर दी जाती है. एडवर्टाइजमेंट को हम लोग बोलेंगे एक प्रकार से नोटिफिकेशन. मेरे बेटा, जिस ईयर में नोटिफिकेशन इशू किया जाता है वो ईयर नाम के पीछे कानून के नाम के पीछे जोड़ दिया जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं सफिक्स कर दिया जाता है. साथ साथ में मेरे बच्चे कुछ और बातें, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें मैंने आपको लिखवानी है. लिखेंगे मेरे साथ साथ में. मेरे ख्याल से आपने यहां तक सबने कॉपी कर लिया होगा. एग्जाम्पल यहां पे लिख लीजिएगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये 1961 कौन सा ईयर है? द ईयर in which notification was issued. The year in which notification was issued, जिस ईयर में नोटिफिकेशन इशू हुआ वो ईयर हमेशा
कानून के नाम के पीछे जोड़ दिया जाता है। जिस ईयर में नोटिफिकेशन इशू होता है वो ईयर कानून के नाम के पीछे जोड़ दिया जाता है मेरे बेटा। यहां तक हमें बात समझ आती। अब इसके आगे की बात और बहुत ज्यादा जरूरी है। द एक्ट गेट्स इंप्लीमेंटेड, the act gets implemented from that date which is mentioned in the notification. मेरे बच्चे याद रखिएगा, कानून कौन सी तारीख से लागू होगा? कानून उस तारीख से लागू होगा जो तारीख नोटिफिकेशन में लिखी जाएगी। उदाहरण के तौर पे मेरे साथ साथ में लिखिएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये नोटिफिकेशन है। ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे ऑफिशियल गैजेट। लेटेस्ट से ये ऑफिशियल गैजेट आ गया। ऑफिशियल गैजेट में मान लेते हैं आज की तारीख। आज की तारीख मैं आपको बता देता हूं। आज की तारीख है 28 जुलाई 2018। मैं आज 28 जुलाई को ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। 28 जुलाई 2018 को ऑफिशियल गैजेट इशू हुआ, नोटिफिकेशन इशू हुआ और इसके अंदर लिखा गया एक्ट का नाम, एक्ट विल बी implemented from 1 अप्रैल 2019। लो मेरे बेटा, अब बात को समझिएगा। ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर एक नोटिफिकेशन आ गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल नोटिफिकेशन। दैट इज अ काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इन द ऑफिशियल न्यूज़पेपर। ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन कौन से ईयर में आया है? 2018 में आया है। तो मेरे बच्चे इसकी वजह से जब हमारा एक्ट का नाम रखा जाएगा तो एक्ट का नाम क्या रखा जाएगा? एक्ट का नाम रखा जाएगा 2018। कोई भी एक्ट है उस एक्ट का नाम होगा 2018। ये एक्ट का नाम 2018 क्यों है? क्योंकि ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन कौन से ईयर में इशू किया गया था? 2018 में इशू किया गया था। लेकिन क्या यह कानून 2018 में लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा? आंसर इज नो। यह कानून लागू होगा अप्रैल 2019 से, क्योंकि नोटिफिकेशन में तारीख अप्रैल 2019 की लिखी हुई है। दिस एक्ट विल बी implemented. This act will be implemented from 1st April 2019. That is the date given in the notification. That is a date given in the notification. तो जो सी तारीख नोटिफिकेशन में लिख दी जाए, जो सी तारीख नोटिफिकेशन में लिख दी जाए, वो तारीख जो सी तारीख नोटिफिकेशन में लिख दी जाए उस तारीख से हमारा ये कानून लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक और बड़ी मजेदार बात आती है, ध्यान से लिखिएगा। However, if no date is mentioned in the notification, if no date is mentioned in the notification, then act is implemented. Then act is implemented from that date on which notification was issued.
मेरे बच्चे इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नोटिफिकेशन के अंदर कोई तारीख मेंशन नहीं है कि कानून कब से इंप्लीमेंट होगा, अगर नोटिफिकेशन में कोई तारीख मेंशन नहीं है कि ये कानून कब से इंप्लीमेंट होगा, तो आप ये मानेंगे कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया कानून उसी दिन से लागू हो जाएगा। आप ये मानेंगे कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया कानून उसी दिन से लागू हो जाएगा। सो मेरे बेटा दीज आर सम थिंग्स, बेसिक थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें पता हैं, आपने फाउंडेशन लेवल पे या सीपीटी लेवल पे ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ था तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ सीए, एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको ये सारी बातें यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। हाँ, जो अभी हमने बात लिखी है उसका उदाहरण भी लिख लीजिएगा। मान लीजिए ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये नोटिफिकेशन आया आज की तारीख पे। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 28 जुलाई 2018। यहां पे लिखा डैश एक्ट गेट्स इंप्लीमेंटेड। अब ध्यान से देखना, नोटिफिकेशन में कोई तारीख मेंशन नहीं है कि कानून कौन सी तारीख से इंप्लीमेंट होगा। नो डेट हैज बीन मेंशन्ड कि कौन सी तारीख से इंप्लीमेंट होगा। मेरे बच्चे, जब कभी भी कोई तारीख मेंशन ना हो तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस तारीख पे वो नोटिफिकेशन इशू हुआ कानून उसी तारीख से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, लागू भी हो जाएगा। तो ये बात हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ऐसे केस में जो एक्ट का नाम होगा वो एक्ट का नाम होगा 2018 का। रीजन, नोटिफिकेशन 2018 में आया, इस वजह से दिस एक्ट विल बी implemented, this act will be implemented from 28th July 2018, that is date of notification. Since no date of implementation, since no date of implementation was given in notification, नोटिफिकेशन में कानून को अप्लाई करने की कोई तारीख मेंशन नहीं थी, और क्योंकि कोई तारीख मेंशन नहीं थी इस वजह से हमने कौन सी तारीख से इंप्लीमेंट कर दिया? हमने उसे इंप्लीमेंट कर दिया उस तारीख से जिस तारीख पे वो नोटिफिकेशन इशू किया गया था। तो ये है आपके पास एक बहुत बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये हम लोग कर रहे हैं। अभी मैं कुछ और आपको बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग सीखेंगे। क्या और सीखेंगे? इसके अंदर हम लोग सीखेंगे एक बात, यहाँ पे नोट बना के लिखिएगा, पहले नोट बना के लिखिएगा। इन द सिलेबस ऑफ CA, CS, CMA, we have only central acts, and we do not have to study any of state act। मेरे बच्चे बहुत 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 ध्यान से इस बात को समझेगा। हमारा जो सिलेबस है सीए का, कंपनी सेक्रेटरी का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, इन सभी सिलेबसेस के अंदर हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ सेंट्रल एक्ट पूछे जाते हैं। एक भी स्टेट एक्ट हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इसके पीछे कारण भी है।
इसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा जो सीए का एग्जाम है ये अक्रॉस इंडिया सेम एग्जाम आता है, पूरे इंडिया में सेम क्वेश्चन पेपर आता है। जो क्वेश्चन पेपर यहां मेरे शहर में, दिल्ली के शहर में आएगा, वही क्वेश्चन पेपर आपके शहर में आएगा। अगर आप मान लीजिए कलकत्ता में हैं तो वही क्वेश्चन पेपर आएगा जो यहां दिल्ली में आएगा। अगर आप जयपुर में हैं, जोधपुर में हैं, अगर आप मान लेते हैं चेन्नई में हैं, मान लेते हैं आप भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, आप जालंधर में हैं, आप लुधियाना में हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, पटना में हैं, भागलपुर में हैं, आप किसी भी शहर में हो, तो उस शहर के अंदर भी वही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा जो यहां दिल्ली शहर में पूछा गया है। और याद रखिएगा पूरे हिंदुस्तान में एक ही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किया जाता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कॉमन क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इस वजह से हमारे सी इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया कि हम एग्जाम के अंदर सिर्फ सेंट्रल एक्ट पूछेंगे, किसी भी स्टेट का कानून नहीं पूछेंगे। अब जरा इमेजिन करो सिचुएशन जहां पे हमारे सी इंस्टीट्यूट स्टेट एक्ट पूछने लग जाए। तो जरा सोचो कि अगर बिहार का कोई कानून हमारे सिलेबस में डाल दिया जाए तो क्या मेरे को यहां दिल्ली में बैठे हुए बिहार के कानून को सीखने की कोई जरूरत है? आंसर इज नो। क्या गुजरात के स्टूडेंट को बिहार के कानून को सीखने की जरूरत है? अगेन आंसर इज नो। या फॉर दैट मैटर बिहार के स्टूडेंट को क्या कर्नाटका का कानून सीखने की जरूरत है? अगेन आंसर इज नो। क्योंकि हम लोग अपनी अपनी स्टेट का कानून या किसी दूसरे स्टेट के कानून को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से हमारे सी इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड कर लिया कि हम सिलेबस के अंदर भी स्टेट एक्ट नहीं पूछेंगे। और हमारे सीए सिलेबस के अंदर, सीएस के सिलेबस के अंदर, सीएमए के सिलेबस के अंदर, चाहे वो फाउंडेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो या फाइनल हो, हर स्टेज के ऊपर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सिर्फ एक चीज पूछी जाती है, दैट इज सेंट्रल एक्ट। मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ में एक और बहुत बहुत जरूरी चीज हम लोगों को सीखनी है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लोगों को बहुत सारी बातें सीखनी है। हम लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता हैं और हम लोग हमेशा असमंजस या डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा क्यों? उसके पीछे कोई कारण है? हाँ, बिल्कुल कारण है। तो जम्मू कश्मीर लिखिएगा और जम्मू कश्मीर के आगे लिखिएगा आर्टिकल नंबर 370। मेरे बेटा, जम्मू कश्मीर की स्टोरी या इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर मैं यहां पे समझाने लगूं तो कहानी 1919 से स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स लगभग 100 साल पीछे चला जाऊंगा मैं। लेकिन हमें उस सब की जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है, वो जो हमारे सब्जेक्ट के लिए जरूरत है, मैं सीधा उस मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं। लिखेंगे बेटा, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया जेके जम्मू कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे, 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ और 1947 में जब अगस्त के महीने में हमारे देश का बंटवारा हुआ तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया था, एक ऐसा किंगडम था जिसने उस समय अगस्त के महीने में हमारे देश के साथ मर्ज नहीं किया था। जम्मू कश्मीर हमारे देश का पार्ट बनता है कहीं दिसंबर या जनवरी में जाके। अगस्त में हमें हमारे देश को आजादी मिली तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में जाके कहीं पे जम्मू कश्मीर हमारे देश का पार्ट बनता है। सो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, बट द किंग ऑफ जम्मू कश्मीर
had put many conditions before merging with India। तो मेरे बेटा याद रखना, इंडिया में मर्ज करने से पहले जम्मू कश्मीर के राजा ने बहुत सारी कंडीशंस लगा दी थी। आप सोच रहे होंगे जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? लिख देना, किंग ऑफ जम्मू कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन was Mr. Hari Singh। पूरा नाम लिख देता हूं मैं दोबारा से, was Mr. हरी सिंह। तो याद रखिएगा, हरी सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के राजा थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। नाउ आपको नाम से समझ आ रहा है, हरी सिंह नाम से समझ आ रहा है कि ये एक हिंदू थे और ये जिस प्रजा पे रूल कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज मुस्लिम एंड दे बीइंग अ मुस्लिम दे वांटेड टू गो एंड मर्ज विद पाकिस्तान, बट हरी सिंह बीइंग अ हिंदू एज अ किंग ही वांटेड टू कम एंड मर्ज विद इंडिया। तो हरी सिंह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के साथ मर्ज करूं या मैं पाकिस्तान के साथ मर्ज करूं। लेकिन अगस्त खत्म होने के बाद दिसंबर 1947 के महीने में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं हिंदुस्तान के साथ मर्ज करूंगा। और यही बात मैंने आपको यहां पे लिखवाई है। आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, बट द किंग ऑफ जम्मू कश्मीर हैड पुट द मैनी कंडीशंस बिफोर मर्जिंग विद इंडिया। उस जमाने में जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने बहुत सारी शर्तों के साथ कबूल किया कि वो हिंदुस्तान के साथ मर्ज करेंगे। अमंग मैनी कंडीशंस, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अमंग मैनी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस में से एक की बात कर रहे हैं। अमंग मैनी कंडीशंस, one condition was that any act of India will be implemented to Jammu and Kashmir only if both of these conditions are satisfied। मेरे बेटा ध्यान देना, राजा हरि सिंह ने बहुत सारी कंडीशंस लगा दी थी हिंदुस्तान के साथ मर्ज करने के लिए। आपको शायद ये बात पता हो, जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अलग संविधान है, हिंदुस्तान के मुकाबले में उनका अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग फ्लैग है, जम्मू कश्मीर की अपनी अलग सिटीजनशिप होती है। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके अपनी जमीन जायदाद नहीं परचेस कर सकता है। और इस प्रकार की और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हरि सिंह ने लगाई हिंदुस्तान के साथ मर्ज करने के लिए। उन्हीं कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी थी कि हिंदुस्तान का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में अप्लाई तब होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। दो कंडीशंस क्या हैं? बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनको सेटिस्फाई करना है? ध्यान से लिखेंगे बेटा। पहली कंडीशन, द अप्रूवल to implement the act is taken from जम्मू कश्मीर। कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में अप्लाई करना है तो उससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार का अप्रूवल लेना जरूरी होगा।
तो पहली चीज आप जम्मू कश्मीर सरकार का अप्रूवल लीजिए, अप्रूवल लीजिए। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, भाई मैंने आपसे इजाजत तो मांगी, अब ये भी डिपेंड करेगा कि आपने मेरे को इजाजत दी या आपने मेरे को इजाजत नहीं दी। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन, द रूलर ऑफ या रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिव अप्रूवल टू द एक्ट। तो मेरे बेटा ध्यान देना, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, मैंने आपसे अप्रूवल मांगा। दूसरी कंडीशन, आपने उसका अप्रूवल दिया। जब ये दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट हो जाएंगी, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी, कौन कौन से दो कंडीशन? पहला, मैंने अप्रूवल मांगा, दूसरा, आपने अप्रूवल दिया। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस केस में मेरे बेटा याद रखिएगा, उस केस में मेरे बच्चे याद रखिएगा कि एक्ट हमारा वहां पे लागू हो पाएगा। इफ एनी वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ एनी वन और बोथ conditions are not satisfied, then अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, देन अप्रूवल तो हो ही गया, देन एक्ट विल नॉट बी implemented in the state of जम्मू एंड कश्मीर। लो मेरे बेटा, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या मान लेते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो कानून फिर जम्मू कश्मीर की स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट या लागू नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको यहां पे अच्छे तरीके से लिखवा दी हैं। लेकिन मेरे बच्चे रिकॉल करो आप लोग, मेरे बेटा रिकॉल करो आप लोग, 8 नवंबर 2016 की वो मनहूस रात, 8 नवंबर 2016 की वो मनहूस रात, जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने टीवी पे आके कहा, भाइयों और बहनों, रात को 8 बजे वो उन्होंने टीवी पर अनाउंसमेंट किया, भाइयों और बहनों रात के 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट बंद। दैट मीन्स उन्होंने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया। जरा सोचो, अगर 1000 और 500 रुपए के नोट बंद हुए तो यहां दिल्ली में बंद हुए, आपके शहर में बंद हुए, क्या जम्मू कश्मीर में आज भी 1000 और 500 के नोट चल रहे होंगे या वहां पे भी बंद हो चुके होंगे? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो मेरे बेटा, वहां पे भी बंद हो चुके हैं। अब दूसरी बात आती है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी 1000 और 500 के नोट बंद करने हैं, तो क्या पहले जम्मू कश्मीर सरकार का अप्रूवल ले और फिर जाके हम लोग टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट करें? अगर ऐसा है तो फिर डीमोनेटाइजेशन तो जो हमारे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट था, वो टॉप सीक्रेट तो लीक हो जाएगा। तो क्या किया जाए? डीमोनेटाइजेशन करना भी है, टॉप सीक्रेट को भी खत्म नहीं करना, तो फिर क्या किया जाए? नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल मेरे बेटा, क्या किया जाए? ऑल सच special powers, all such special powers were given to the state of Jammu and Kashmir. All such special powers were given to the state of Jammu and Kashmir when Constitution of India was made. मेरे बेटा ध्यान देना, जब हमारे देश का संविधान बना,
कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे के सारे स्पेशल पावर हमने जम्मू कश्मीर सरकार को दे दी हैं। आर्टिकल 370 was introduced in the constitution, which gives special status to Jammu and Kashmir, and thus special powers to Jammu and Kashmir। तो मेरे बेटा ध्यान देना, जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर भी मिल गई और स्पेशल स्टेटस भी मिल गया। और आर्टिकल नंबर 370 हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, और भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 370 बनाते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को ये पावर, या जम्मू कश्मीर के रूलर्स को ये पावर दे दी कि हिंदुस्तान का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू तब होगा जब जम्मू कश्मीर सरकार से उसका अप्रूवल लिया जाएगा। तो लेकिन एट द सेम टाइम मेरे बेटा याद रखिएगा, हमारे देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे। हैट्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन। उन्होंने जब ये संविधान लिखा तो बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा। आगे लिखेंगे, इसी बात में लिखेंगे, हाउ एवर। मेरे बेटा जब कभी भी अक्षर लिखा जाए हाउ एवर, तो हाउ एवर का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। हाउ एवर, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट, कुछ भी लिख देना, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड to take approval of Jammu Kashmir rulers for following 5 matters। मेरे बेटा ध्यान देना, इन 5 मुद्दों के ऊपर हमारी भारत सरकार या हमारा पार्लियामेंट कभी भी जम्मू कश्मीर से सलाह या अप्रूवल नहीं लेगा। ये 5 मुद्दे कौन कौन से हैं? C, D, E, F और T। याद कर लेना, C, D, E, F, T, जहां पे C स्टैंड्स फॉर करेंसी, D stands for defense, E stands for elections या election commission, F stands for foreign policy, and T stands for telecommunication। तो मेरे बेटा ये 5 मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारी सरकार कभी भी जम्मू कश्मीर सरकार से अप्रूवल नहीं मिलेगी, और जो भी कानून हमारे पार्लियामेंट का होगा, जो भी कानून हमारे देश का होगा, वो वहां पे जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो जाएगा। लिख लेना ये बात। ऑन दीज 5 मैटर्स लॉ ऑफ इंडिया will automatically apply to the state of जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरे बेटा ध्यान देना, इन 5 मैटर्स के ऊपर हमारे देश को जम्मू कश्मीर सरकार से किसी प्रकार के कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली ये कानून वहां पे जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो जाएंगे। ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? ये 5 चीजें में आता है, पहला करेंसी।
तो 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। तो आपको क्या लगता है कि उससे पहले क्या हमारी भारत सरकार ने या मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर सरकार से अप्रूवल लिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया होगा। अप्रूवल लेना जरूरी भी नहीं है। याद रखिएगा, सी करेंसी बिकम्स एन एक्सेप्शनल केस। अगर अप्रूवल लिया जाता तो भाई टॉप सीक्रेट डिस्क्लोज करना पड़ जाता, और एक बार आपने टॉप सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो डेफिनेटली वो आगे जाके 4 लोगों को बताएगा ही बताएगा। 100% है, 4 लोगों को बताएगा, और टॉप सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहेगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। सो करेंसी एक मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार से अप्रूवल नहीं लेना। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में करेंसी हिंदुस्तान की करेंसी चलेगी, जम्मू कश्मीर अपनी करेंसी नहीं छाप सकता है। इसी प्रकार से डिफेंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाले अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, और जम्मू कश्मीर में जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो इंडिया अपनी आर्मी भेज के फुलफिल करेगा। इलेक्शन कमीशन, जम्मू कश्मीर के पास अपना इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। वहां पे जो भी इलेक्शंस करवाने होंगे उसकी जिम्मेवारी हिंदुस्तान सरकार की होगी। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का चाइना के साथ कुछ टेरिटरी डिस्प्यूट्स हैं, और ये जो टेरिटरी डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन टेरिटरी और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, और जम्मू कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई रोल किसी प्रकार का नहीं रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है फोन, मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन फोन्स, इंटरनेट और ये सारी चीजें। तो टेलीफोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कानून बनाने की पावर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, ये भी कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, और जम्मू कश्मीर सरकार से हमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे आप में से जो से स्टूडेंट्स वैष्णो देवी टेम्पल गए हुए हैं, आप लोग रिकॉल करें, अगर आपके पास प्रीपेड फोन था तो वो प्रीपेड फोन जैसे ही आपने जम्मू में एंटर किया, आपका प्रीपेड फोन चलना बंद हो गया था। तो प्रीपेड फोन जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगे, सिर्फ पोस्टपेड फोन चलेंगे। ये किसने डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया? ये डिसाइड किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और हमें इसके लिए कोई अप्रूवल जम्मू कश्मीर सरकार से नहीं चाहिए। इसके पीछे कारण भी है। कारण एक बड़ा सिंपल सा कारण है, जो प्रीपेड फोन के सिम कार्ड्स होते हैं उनको एक्वायर करना, उनको ऑब्टेन करना बहुत आसान होता है। आप सिर्फ अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए जो कि नकली भी हो सकते हैं, और उसके बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन पोस्टपेड कनेक्शंस में ऐसा नहीं होता। पोस्टपेड कनेक्शंस के अंदर कंपनी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आएगा जिसका आपने एड्रेस दिया हुआ है, आपके घर की पूरी वेरिफिकेशंस करेगा, और जब सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो कंपनी को कह दिया जाएगा कि आप इनको पोस्टपेड नंबर इशू कर दीजिए। मेरे बेटा, अब जरा इमेजिन करो कि पोस्टपेड नंबर लेना ज्यादा आसान होगा या प्रीपेड नंबर लेना ज्यादा आसान होगा? यस, आप ठीक सोच रहे हैं, प्रीपेड नंबर लेना ज्यादा आसान होता है। दूसरी बात, प्रीपेड नंबर 4 घंटे के अंदर अंदर चालू हो जाता है, लेकिन पोस्टपेड नंबर को स्टार्ट होने में लगभग 3 से लेकर 4 दिन लग जाते हैं। अब बताइए, प्रीपेड नंबर आपने खरीदा, हाथों हाथ वो स्टार्ट हो गया, बताइए मिसयूज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें है? क्या मिसयूज प्रीपेड फोन का ज्यादा होगा या पोस्टपेड फोन का ज्यादा होगा? यस, अगेन आपने ठीक सोचा, हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि जो प्रीपेड नंबर्स हैं उनका मिसयूज ज्यादा होगा। मेरे बेटा, जम्मू कश्मीर बीइंग अ सेंसिटिव एरिया एंड वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, वहां पे सरकार ने प्रीपेड फोन्स इसी कारण से बंद कर दिए कि उनका एक्विजिशन बहुत आसान हो जाता है, उनको ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो सरकार ने कहा पॉलिसी बनाओ, सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन चलेंगे, प्रीपेड सारे फोन बंद कर देंगे। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड फोन नहीं चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट भी बैन किया गया है 1 हफ्ते के लिए। जम्मू कश्मीर में कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, ना मोबाइल पर चलेगा, ना किसी और तरीके से। हाँ,
ब्रॉडबैंड इंटरनेट्स वहां पे चल रहे हैं, उनको बैन नहीं किया गया है। ये इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा, प्रीपेड नहीं चलेगा, सिर्फ पोस्टपेड चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा पार्लियामेंट। और क्या इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर सरकार से अप्रूवल लेने की जरूरत होगी? अगेन द आंसर इज बिग नो। हमें जम्मू कश्मीर सरकार के अप्रूवल की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम लोग जम्मू कश्मीर सरकार से इसका अप्रूवल लें। ठीक है मेरे बेटा, तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दी है, और इसकी वजह से अब हमारा काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है, जीएसटी जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने अप्रूवल लिया और अप्रूवल हमें मिल भी गया, इस वजह से अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमने उनसे अप्रूवल ही नहीं मांगा था। जब अप्रूवल ही नहीं मांगा तो अप्रूवल मिला भी नहीं होगा, इस वजह से वो कानून वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे पता होनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, अब आपको ये बातें पता चल चुकी हैं। ओके बेटा, जम्मू कश्मीर का हम लोग ये कंसेप्ट सारी बातें सीख चुके हैं, और अब हम लोग इस कंसेप्ट से और आगे चलते हैं। एक और बहुत ज़रूरी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आइए जरा एक छोटा सा सेक्शन नंबर 1 मैं आपको करवा रहा हूँ। वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 हमें बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 is applicable to whole of India. It is applicable to whole of India, and it became applicable from 1st April 1962। और मेरे बेटा इतना लिखने के बाद आप इसके नीचे एक बॉक्स बना दीजिए। इस बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे, लेकिन इस बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। मे बी हम लोग सेकंड क्लास के एंड में या थर्ड क्लास की स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं अगेन आपके साथ एक बहुत बहुत ज़रूरी डिस्कशंस कर रहा हूँ। वो डिस्कशन ये है कि कोई भी कानून हो, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट कर रहे हैं, बाद में कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद हम लोग जीएसटी करेंगे। कोई भी कानून हो, हर कानून का सेक्शन नंबर 1 आपको ये बताता है कि ये कानून बना तो बनने के बाद कहाँ कहाँ पे लागू होगा, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, और दूसरी बात ये कानून कौन सी तारीख से इंप्लीमेंट होगा। जैसे अगर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 1 हमें बताता है कि ये कानून एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो मेरे बेटा जब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साथ साथ में एप्लीकेबल होगा इवन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ये बात हम लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। याद रखिएगा बच्चे, मैं पूरे होशो आवास में बोल रहा हूं। ये इनकम टैक्स एक्ट 61 का है, लेकिन लागू होगा अप्रैल 62 से। 61 का कानून लागू होगा 62 से, तो यहां से हमारी एक सोच गलत साबित हो जाती है। आज से पहले हम लोगों ने सीपीटी लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे सीखा, या हमको ये सिखाया गया कि 1961 या कोई भी ईयर का मतलब ये होता है कि इस ईयर से ये कानून लागू हो गया, इस ईयर से ये कानून इंप्लीमेंट हो गया। नहीं मेरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 1961 जो लिख दिया, इसका मतलब ये है
इसका मतलब यह है कि इस ईयर में नोटिफिकेशन आया था, इस ईयर में नोटिफिकेशन आया था कानून को अप्लाई करने के लिए। लेकिन उस नोटिफिकेशन में कोई तारीख लिखी होगी जिस तारीख से कानून इंप्लीमेंट होगा। तो नोटिफिकेशन में तारीख दी गई 1 अप्रैल 1962, तो कानून इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 1962 से। सेक्शन नंबर 1 आपको हमेशा दो बातें बताता है। पहली बात बताता है कि कानून बनने के बाद कहां कहां पे लागू होगा और कब से लागू होगा। तो सेक्शन नंबर 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें बता रहा है कि यह कानून बनने के बाद लागू होगा पूरे इंडिया में और लागू होगा 1 अप्रैल 1962 से। मेरे बेटा इसके नीचे एक बॉक्स बना दीजिएगा, 3-4 लाइनों का एक बॉक्स बना दीजिएगा। इस बॉक्स के अंदर हम लोग लिखेंगे कि 1962 की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन इस बॉक्स पे जो कुछ भी हम लोगों ने लिखना है उसका डिस्कशन मैं आज नहीं करूंगा आपके साथ, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा दूसरी क्लास के एंड पे या शायद तीसरी क्लास के स्टार्टिंग पे। अभी तो हम लोग अपनी सिर्फ फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग और यहां से आगे चलेंगे, तो हम लोग यहां पे आएंगे सेक्शन नंबर 2 में। हम लोग और आगे चलेंगे तो हम लोग आएंगे सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी जाती हैं। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी जाती हैं। पहले कुछ बात मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा बेटा, देयर आर मैनी टर्म्स, देयर आर मैनी टर्म्स which are used with high frequency, which are used with high frequency in the law. All such terms are defined in section number 2. However, sometimes some terms are given, या some terms की जगह some definitions लिख देना। some definitions are given in section other than सेक्शन 2। ध्यान से लिखो मेरे बेटा, आपने क्या लिखा है, ध्यान से देखो आपने क्या लिखा है। मैंने आपको यह कहा कि सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। डेफिनेशन से हमारा क्या मतलब है? मैंने आपको यह कहा कि पूरे कानून के अंदर कई बार ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम वर्ड बार बार दोहराया जाएगा। इंडिया वर्ड बार बार दोहराया जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स जैसे इनकम है, जैसे इंडिया है, कुछ और वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है, तो सरकार उन सभी वर्ड्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग पहले से ही डिफाइन कर देती है और वो डेफिनेशन दे देती है सेक्शन नंबर 2 के अंदर। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ डेफिनेशंस सेक्शन नंबर 2 में ना देके किसी और सेक्शन में दे दी जाए। ये बात मैंने दूसरे पैराग्राफ में लिखवा दिया। हाउएवर समटाइम्स, कभी कभार, सम डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं आर गिवन इन सेक्शन विच आर अदर दैन सेक्शन 2। अदर दैन सेक्शन 2 का मतलब वो डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं होगी, सेक्शन 2 के अलावा किसी और सेक्शन में होगी। नाउ इन दोनों का क्या बेनिफिट होगा, क्या मतलब होगा, कुछ और डिटेल्स ध्यान से पढ़ेगा बेटा। all definitions which are given in section 2 will be applicable to
होल ऑफ एक्ट। मेरे बेटा ध्यान देना, सेक्शन नंबर 2 के अंदर जितनी भी डेफिनेशन दी जाएंगी वो सारी डेफिनेशन पूरे एक्ट के अंदर अप्लाई होंगी। बट definitions which are not given in section 2, definitions which are not given in section 2 will apply only to that chapter in which that section is given, under which definition is given। लो मेरे बेटा, बहुत सिंपल अंग्रेजी भाषा। मैंने आपको यह कहा कि सारी की सारी डेफिनेशंस सेक्शन नंबर 2 में गिवन होती हैं, लेकिन कभी कभार कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो सेक्शन 2 में गिवन ना होके किसी और सेक्शन में गिवन होंगी। फिर मैंने आपको यह कहा कि जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में गिवन है वो डेफिनेशन पूरे एक्ट में अप्लाई होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में गिवन नहीं है, किसी और सेक्शन में गिवन है, वो डेफिनेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल होगी जिस चैप्टर में वो सेक्शन कवर हो रहा है। अब आप कहेंगे साहब इसका कोई उदाहरण दो। बिल्कुल दूंगा जी उदाहरण। आपके मन में बात आई है तो उसका आंसर जवाब आपको कागज पर जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, द वर्ड रिलेटिव, द वर्ड रिलेटिव हैज बीन defined under section 2 and section 56। मेरे बेटा इनकम टैक्स के कानून में एक वर्ड हम लोग बार बार पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव। ये जो वर्ड है रिलेटिव, इस रिलेटिव वर्ड को दो अलग अलग सेक्शंस के अंदर कवर किया गया है। एक है सेक्शन नंबर 2 और दूसरा है सेक्शन नंबर 56। दो सेक्शंस के अंदर इसको बार बार कवर किया गया, सेक्शन 2 के अंदर और सेक्शन 56 के अंदर। अब मेरे बच्चे समझना, जो परिभाषा सेक्शन 2 में दी जाएगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो परिभाषा सेक्शन 2 में दी जाएगी रिलेटिव की, वो परिभाषा पूरे एक्ट में सब जगह अप्लाई होगी। लेकिन जो परिभाषा सेक्शन 56 में दी गई है वो परिभाषा सिर्फ उसी एक्ट में उसी चैप्टर में अप्लाई होगी जिस चैप्टर में सेक्शन 56 कवर किया जाता है। अब आपको तो नहीं पता कि सेक्शन 56 किस में आता है, मेरे को पता है। सेक्शन नंबर 56 आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 56 आता है। तो इसका मतलब डेफिनेशन जो सेक्शन नंबर 56 में होगी वो सिर्फ एक चैप्टर के लिए होगी, और वो एक चैप्टर कौन सा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और उसके अलावा जो सेक्शन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन होगी, वो सेक्शन नंबर 2 की डेफिनेशन बाकी सारे चैप्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। और मेरे बेटा जल्दी से इस बात को लिख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव अंडर सेक्शन 2 will apply to whole income tax act, but definition of relative under section 56 will apply only to the chapter of
only to the chapter of income of other sources. Only to the chapter of income of other sources, since section 56 is given in that chapter. तो लो मेरे बेटा, यहां पे जाके हम लोगों ने डेफिनेशंस के बारे में एक बहुत बेसिक सी चीज सीख ली है. अगेन, ये चीज अगर आपने फाउंडेशन में सीखी हुई है तो बहुत अच्छी बात, और अगर ये सारी चीजें आपने फाउंडेशन लेवल पे नहीं सीखी हैं तो कोई बात नहीं. इस लेवल पे, आईपीसीसी लेवल पे आके हम लोगों ने ये सारी बातें अच्छे से सीख ली हैं. चलो, यहां से अब मैं और आगे बढ़ता हूं. आप लोगों को सारी बातें यहां से अच्छे से समझ आ गई हैं. मेरे बेटा, अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नाम के नीचे आपको यहाँ पे ये जो टेलीफोन नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस टेलीफोन नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप इस टेलीफोन नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू. किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं. मेरे दोस्तों, आज की क्लास का एक और बहुत ज़रूरी कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे. मैंने आपको जो एक और कंसेप्ट सिखाना है आज की क्लास में, वो है टाइप ऑफ डेफिनेशंस. डेफिनेशंस कितने प्रकार की हो सकती हैं, टाइप ऑफ डेफिनेशंस मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं. टाइप ऑफ डेफिनेशंस याद रखिएगा. डेफिनेशंस कितने प्रकार की हो सकती हैं? डेफिनेशंस 3 प्रकार की हो सकती हैं. डेफिनेशंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन. Second definition is exhaustive definition. And third one is hybrid definition. मेरे बेटा, डेफिनेशन, ये 3 प्रकार की डेफिनेशन होती है. कौन कौन से 3 प्रकार? इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और हाइब्रिड डेफिनेशन. ये 3 प्रकार की डेफिनेशंस हमारे पास होती हैं. इन तीनों डेफिनेशंस में क्या क्या होता है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन के बारे में. इंक्लूसिव डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपके साथ. पहले इसका मीनिंग लिखते हैं. इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या है? दिस इज an open-ended definition, and as a reader of law, we can add more to the definition. We can add more to the definition. We can add something which is not mentioned in definition. We can add something which is not mentioned in the definition, but it should be of same nature as that of what is already mentioned in definition. लो मेरे बेटा, मैंने बहुत कुछ आपको लिखवा दिया
अभी समझाया कुछ नहीं है, पहले लिख लो आराम से, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझाऊंगा। पहले ये सारी बातें लिख लो, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए मीनिंग। दिस इज एन ओपन एंडेड डेफिनेशन। आप सोच रहे होंगे भाई ओपन एंडेड डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, समझाऊंगा अभी, 2 मिनट दो मेरे को। एज अ रीडर ऑफ द लॉ, रीडर ऑफ द लॉ का मतलब हम लोग कानून पढ़ने वाले हैं, कानून बनाने वाले हम लोग नहीं है। कानून बनाने वाले तो पार्लियामेंट है, लेकिन हम लोग कानून पढ़ने वाले हैं, हम लोग कानून को पढ़ते हैं। एज अ रीडर ऑफ द लॉ वी कैन ऐड मोर टू द डेफिनेशन, हम लोग डेफिनेशन में और जोड़ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड समथिंग विच इज नॉट मेंशन इन द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन में मेंशन नहीं है हम उसको अपनी तरह से डेफिनेशन में जोड़ सकते हैं, बट इट शुड बी ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी मेंशन इन द डेफिनेशन। हम सिर्फ वही चीजें जोड़ेंगे जैसी चीजें डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन हैं, बिल्कुल वैसी ही चीजें हम लोग उसके अंदर और जोड़ देंगे। अब इसको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, लेकिन एक बात और लिखिएगा, एक बात और लिखिएगा। सच डेफिनेशन ऑलवेज starts with the word includes। मेरे बेटा याद रखिएगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन की पहचान है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन हमेशा, इंक्लूसिव डेफिनेशन की पहचान है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट होगी कौन से वर्ड से स्टार्ट होगी, हमेशा स्टार्ट होगी विद द वर्ड इंक्लूड्स। हमेशा इंक्लूड्स वर्ड से जो डेफिनेशन स्टार्ट होगी आप उसको बोलेंगे कि वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। नाउ अब मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूं बात को समझाने के लिए, बहुत बहुत ध्यान से समझेगा। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा आई लव कैट डॉग काउ एंड अदर एनिमल्स। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस में लिखा आई लव कैट डॉग काउ एंड अदर एनिमल्स। मैं प्यार करता हूं बिल्ली को, कुत्ते को, गाय को और कुछ जानवरों को मैं प्यार करता हूं। अब अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि मैं कुछ और जानवरों को प्यार करता हूं, तो आपके मन में एक प्रश्न आ गया कि भाई कौन कौन से जानवरों को प्यार करते हो ये तो बताओ। पर मैं बताना नहीं चाहता कि मैं और कौन से जानवरों को प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं एज अ रीडर आप गेस करें कि मैं कौन से जानवरों को प्यार करता हूं। अब भाई ये गेस करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग कानून को पढ़ने का तरीका सीख लें तो ये गेस करना बहुत आसान है। सुनो ध्यान से, कानून ऐसे तरीके से पढ़ा जाता है, ऐसे तरीके से समझा जाता है। कानून के अंदर जब कोई इस प्रकार का अक्षर लिख दिया जाए, कोई इस प्रकार का वर्ड लिख दिया जाए जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है हम समझ नहीं पा रहे, जिसमें कोई एम्बिग्युइटी आ रही है, जिसके अंदर कोई 100% क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो उस अक्षर को समझने के लिए हम हमेशा उससे पिछले वर्ड्स का नेचर चेक करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स को समझने के लिए हम हमेशा उसके पीछे वाले एनिमल्स का नेचर चेक करेंगे। पीछे वाले एनिमल्स कौन से हैं? इसके पीछे एनिमल्स हैं कैट, डॉग, काउ। मेरे बेटा ध्यान देना, कैट, डॉग, काउ ये तीनों के तीनों डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। कैट भी डोमेस्टिक एनिमल, डॉग भी डोमेस्टिक एनिमल, काउ भी डोमेस्टिक एनिमल। तो जब यहां पे मैंने लिख दिया अदर एनिमल्स, तो अदर एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल्स ही आएंगे। जैसे गोट इसके अंदर आ सकता है, जैसे ऑक्स, बैल इसके अंदर आ सकता है, जैसे बफेलो इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इस प्रकार के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं
आप इस अदर एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इस प्रकार के एनिमल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि साहब मैं लायन को भी इस अदर एनिमल्स में लिख दूं, एलिफेंट को लिख दूं, टाइगर को लिख दूं, तो ये सारे के सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, और क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं तो आप इनको इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। मेरे बेटा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल्स फॉर इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन इज ऑलवेज एन ओपन एंडेड डेफिनेशन। ओपन एंडेड का मतलब है कि उसका सिरा खुला हुआ है, उसका छोर खुला हुआ है, वो ओपन एंडेड है। आप इसके अंदर जितनी और चीजें अपनी तरह से ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो ध्यान रखना, आप ऐड करते समय सिर्फ वही चीजें ऐड करें जिनका नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले लिखे हुए वर्ड्स का नेचर है। आपने अदर एनिमल्स में जितने भी जानवर ऐड करने हैं, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 40, जितने भी जानवर आपने इस अदर एनिमल्स की लिस्ट में ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो अदर एनिमल्स आपके सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होने चाहिए, क्योंकि कैट, डॉग, काउ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। अदर एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल्स नहीं आएंगे, जैसे लायन, एलिफेंट, टाइगर नहीं आएगा। इस बात को आपने याद रखना है मेरे बेटा। सो अदर एनिमल्स में कौन कौन से जानवर, इट इज एन ओपन एंडेड। आप जानवरों की लिस्ट बढ़ा सकते हैं, एन इन्फिनिटी टाइम्स आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाते समय याद रखना है आपने वही जानवर ऐड करने हैं जो कैट, डॉग, काउ के नेचर के हैं, डोमेस्टिक नेचर के हैं। आप वाइल्ड एनिमल्स इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। नाउ अब आप इसको पढ़िए, अब आप इसको डेफिनेशन की मीनिंग को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी। क्या लिखा था हमने? मीनिंग है दिस इज एन ओपन एंडेड डेफिनेशन। दैट मीन्स आप उसके अंदर और ऐड करना चाहो, ऐड करना चाहो, ऐड करना चाहो, आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एज अ रीडर ऑफ द लॉ, मेरे बच्चे याद रखना, आप सिर्फ कानून पढ़ने वाले हैं, आप कानून बनाते नहीं हैं, आप सिर्फ कानून पढ़ते हैं। एज अ रीडर ऑफ द लॉ वी कैन ऐड मोर टू द डेफिनेशन। हम अपनी मर्जी से डेफिनेशन में और जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। वी कैन ऐड समथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन। हम डेफिनेशन में वो सब कुछ जोड़ सकते हैं जो डेफिनेशन में गिवन नहीं है, बट इट शुड बी ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डेफिनेशन। जैसा डेफिनेशन में ऑलरेडी गिवन है बिल्कुल उसी के नेचर जैसा कुछ और आप ऐड करेंगे अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं जो मन में आया वो ऐड कर दिया, नहीं, आप वही चीज ऐड करेंगे जैसा डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है उसी के नेचर का। साथ साथ में मेरे बच्चे एक बात का ध्यान देना, इंक्लूसिव डेफिनेशन की पहचान होती है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन की पहचान होती है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन शुरू होती है विद द वर्ड कॉल्ड इंक्लूड्स। जब कभी भी डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड से स्टार्ट होगी तो उसको हमने बोलेंगे एज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। सो उसका मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। अब मेरे बच्चे दूसरा लिखेंगे आप, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन के बारे में हम लोग यहां डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मीनिंग लिखेंगे हम लोग, जैसे मैंने आपको मीनिंग लिखवाया इंक्लूसिव डेफिनेशन का, बिल्कुल वैसे ही मीनिंग लिखेंगे पहले एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मीनिंग, दिस इज a close-ended, this is a close-ended definition and the reader of law cannot add more to the definition। मेरे बेटा, दिस इज अ क्लोज एंडेड डेफिनेशन। जब मैंने कहा क्लोज एंडेड डेफिनेशन,
तो इसका मतलब आप इस डेफिनेशन को एक्सपैंड या एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। जो डेफिनेशन में लिखा सिर्फ वो, उसके अलावा और कुछ नहीं इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। whatever has been written, that is full, that is final, that is closed ended definition। और हम लोग इसको पढ़ते समय एज अ रीडर ऑफ द लॉ हम इसको अपनी तरह से और इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। लिखिएगा, वी कैन नॉट ऐड more to the definition, we cannot add more to the definition, neither of same nature, neither of the same nature, nor of different nature। ना तो सेम नेचर का आप ऐड करेंगे, ना आप उसके अंदर कुछ डिफरेंट नेचर का ऐड करेंगे। नाइदर ऑफ द सेम नेचर नॉर ऑफ द डिफरेंट नेचर, आप कुछ भी इसके अंदर अपनी तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अगर मैं आपको समझाने के लिए इसका एक उदाहरण दूं तो मैं उदाहरण के तौर पे ऐसे यहां पे लिख सकता हूं। मैंने यहां पे लिखा आई लव कैट डॉग काउ, फुल स्टॉप। बस मैं बिल्ली, कुत्ते और गाय को प्यार करता हूं, इसके अलावा और मैं किसी जानवर को प्यार नहीं करता। मैं किसी और चौथे जानवर को प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ बिल्ली, कुत्ते और गाय को प्यार करता हूं। फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप इसके अंदर कोई चौथा जानवर ऐड नहीं करेंगे, ना तो वो सिमिलर नेचर का होगा, ना वो डिफरेंट नेचर का होगा। यू कैन नॉट ऐड समथिंग मोर टू इट। दिस इज फुल एंड फाइनल डेफिनेशन, अ क्लोज एंडेड डेफिनेशन, जिसके अंदर हम लोग अपनी तरह से और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। नथिंग कैन बी एडेड। दिस इज व्हाट वी कॉल एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इसके साथ साथ में मेरे बेटा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्लास होगा वो चैप्टर का जो हमारा पहले चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। और आज की क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज हाइब्रिड डेफिनेशन। अच्छा, हाइब्रिड डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देना अगर जगह है। हाँ, मेरे पास जगह है, यहाँ पे मेरे बच्चे लिख देना जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी, यहाँ पे लिख देना एग्जॉस्टिव डेफिनेशन always starts with the word means। ये डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट होगी, और कौन से वर्ड से स्टार्ट होगी? ये डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट होगी विद द वर्ड मीन्स। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड से स्टार्ट हो तो हम बोलते हैं कि दैट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। लेकिन जब कभी भी डेफिनेशन मीन्स वर्ड से स्टार्ट होगी तो हम बोलेंगे दैट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ रहा है हाइब्रिड डेफिनेशन। In this definition, both means and includes words are used। मेरे बच्चे याद रखिएगा, इस डेफिनेशन में दोनों प्रकार के वर्ड्स यूज होंगे। दो कौन कौन से? इसके अंदर आप मीन्स वर्ड को भी इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड्स वर्ड को भी आप इंक्लूड करेंगे। दोनों प्रकार के वर्ड्स इसके अंदर यूज किए जाएंगे। लॉ मेकर ऑलवेज uses the word means before includes। मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं चले जाएं और किसी भी देश का कोई भी कानून अगर आप उठा के देख लें
तो हर कानून के अंदर आपको हाइब्रिड डेफिनेशन मिलेगी और हर कानून के अंदर आपको मीन्स वर्ड पहले लिखा हुआ मिलेगा, इंक्लूड्स वर्ड आपको बाद में लिखा हुआ मिलेगा, एवरीवेयर एवरीवेयर। नाउ क्योंकि मीन्स पहले है और इंक्लूड्स बाद में है, तो मीन्स वर्ड पहले होने से द प्राइम नेचर ऑफ द डेफिनेशन इज एन एग्जॉस्टिव नेचर। देखिएगा, सिंस means word is used before includes, the prime nature of definition is exhaustive. द प्राइम नेचर ऑफ डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव। डेफिनेशन का जो मेन नेचर है, प्राइम नेचर है, वो डेफिनेशन का मेन प्राइम नेचर इज एग्जॉस्टिव नेचर। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो क्लोज एंडेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी क्लोज एंडेड डेफिनेशन है एंड it cannot be expanded ये डेफिनेशन भी क्लोज एंडेड डेफिनेशन है और आप इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका उदाहरण लिखना चाहें तो मैं इसका उदाहरण इस प्रकार से दे सकता हूं। मैंने यहां पे लिखा, आई लव डोमेस्टिक एनिमल्स। अब मन में प्रश्न आ गया कि भाई कानून बनाने वाले ने लिखा कि आई लव डोमेस्टिक एनिमल्स, तो भाई वो कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स को प्यार करता है? समझ ही नहीं आ रहा, ये पढ़ के तो समझ ही नहीं आ रहा कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स को प्यार करता है। तो लॉ मेकर ने कहा, मैं अपनी बात को समझाने के लिए लिख रहा हूं, सच एज कैट, डॉग एंड काउ। तो मेरे बच्चे, जब इस प्रकार से डेफिनेशन लिख दी जाए तो ऐसे डेफिनेशन को आप बोलेंगे कि ये हाइब्रिड डेफिनेशन है, ये प्राइम नेचर इसका एग्जॉस्टिव है। याद रखिएगा, डोमेस्टिक एनिमल्स को प्यार करता है लॉ मेकर, और उसने बता दिया कि वो कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स को प्यार करता है। उससे बता दिया कि वो कैट को, डॉग को, काऊ को प्यार करता है। अब आप इसके अंदर अपनी तरह से और कोई भी एनिमल ऐड नहीं करेंगे, ना आप कोई डोमेस्टिक एनिमल ऐड करेंगे, ना आप इसके अंदर अपनी तरह से कोई वाइल्ड एनिमल ऐड करेंगे। सो दिस इज अगेन वन हाइब्रिड डेफिनेशन विच इज अगेन एग्जॉस्टिव इन द नेचर, और आप इसको भी एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। इवन दिस डेफिनेशन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। मेरे बेटा, ये है हमारे पास तीन डेफिनेशंस, तीन प्रकार के डेफिनेशंस। और जब हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी सारी डेफिनेशंस करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे वहां पे डेफिनेशंस में मैं मीन्स वर्ड यूज करूंगा, मैं इंक्लूड्स वर्ड यूज करूंगा। कुछ केसेस में इंक्लूड्स और मीन्स दोनों वर्ड यूज होंगे। तो आपको वहां पे ये समझ आएगा कि डेफिनेशन का नेचर क्या है। क्या ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नेचर की है, इंक्लूसिव नेचर की है? अगर एग्जॉस्टिव है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, अगर ये इंक्लूसिव नेचर की है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है। ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे जैसे जैसे हम लोग अपनी क्लासेस में आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे बेटा, ये एक बहुत बेसिक क्लास थी जहाँ पे कानून से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई हैं, और इनकम टैक्स एक्ट मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। इनकम टैक्स एक्ट मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम लोग डेफिनेशंस का अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर इस क्लास में रहा हो, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव मी अ कॉल। आपके पास मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेसेस हैं। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डाउट के लिए मेरे को कॉल करना चाहे आप कॉल कर सकते हैं। आई विल ईगरली वेट फॉर योर कॉल्स। आई लव टू लिसन फ्रॉम योर साइड। टिल दैट टाइम, बाय बाय and enjoy yourself. Take very good care of yourself. और याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 साथ साथ में करते जाना। जैसे ही चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा, मैं आपको इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ।
बाय बाय।